नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के खास प्रोग्राम उनकी नज़र उनका शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हम आज मिला रहे हैं आपको एक ऐसे सितारे से जिसने हिंदी पत्रकारिता को एक क्रांतिकारी पहचान दी। पहले प्रिंट और बाद में टेलीविज़न पत्रकारिता में वो शोहरत पाई जो आज तक ना तो किसी को हासिल हुई और आइंदा शायद किसी को हासिल होगी भी नहीं। पत्रकारिता का ये सितारा है सुरेंद्र प्रताप सिंह और जिन्हें उनके चाहने वाले एसपी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे एसपी का अपने गांव से साथ भले ही छूट गया हो, लेकिन पातेपुर और वहां की मिट्टी की महक सारी उम्र उनकी पहचान बनी रही। चलते हैं इसी पातेपुर गांव में। उन दिनों सारे हिंदुस्तान में खुशी की लहर ने लोगों के दिलों को भिगोना शुरू कर दिया था। आजादी की आहट सुनाई दे रही थी। ये तय हो गया था कि 2-4 महीने में अंग्रेज हिंदुस्तान से दफा हो जाएंगे। इसलिए उन दिनों मोहल्लों में मिठाइयां बंटती थीं। दिन रात लोग झूमते नाचते गाते नजर आते थे। ऐसे ही माहौल में बनारस के पड़ोसी जिले गाजीपुर से आधे घंटे के फासले पर बसे पातेपुर गांव में जगन्नाथ सिंह के आंगन से भी मिठाइयों के टोकरे निकले और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने छक कर मिठाई खाई। जगन्नाथ सिंह के घर बेटा आया था। नाम रखा गया सुरेंद्र। आगे चलकर इसी सुरेंद्र ने भारतीय हिंदी पत्रकारिता को एक नई पहचान दी। सुरेंद्र की प्राइमरी पढ़ाई पातेपुर के इसी स्कूल में हुई। ठेठ गांव के माहौल में देसी संस्कार दिल और दिमाग में गहरे उतर गए। पिता जगन्नाथ सिंह रौबीले और शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। वैसे तो कारोबारी थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे। कारोबार के सिलसिले में बंगाल के गारोलिया कस्बे में जा बसे थे। इसीलिए 1956 में उन्हें गारोलिया भेज दिया गया। 5वीं कक्षा से गारोलिया के इस विद्यालय में सुरेंद्र ने पढ़ना शुरू कर दिया। जुनून यहां तक था कि जेब खर्च के लिए जो भी पैसे मिलते किताबें खरीदने में उड़ जाते। फिर अपने पर पूरे महीने 1 पैसा खर्च ना होता। बड़े भाई नरेंद्र को भी पढ़ने का शौक था। मुश्किल ये थी कि गारोलिया में किताबों की एक भी दुकान नहीं थी। इसलिए दोनों भाई करीब 3 किलोमीटर दूर श्यामनगर कस्बे तक पैदल जाते, वहां किताबें खरीदते और लौट आते। 1962 में जब उन्होंने 2nd डिवीजन में मैट्रिक पास की तो घर में लाउडस्पीकर लगाकर पूरे कस्बे को सूचना दी गई और भजन बजाए गए। पातेपुर और गारोलिया में सुरेंद्र की यादों से उनके परिवार के लोग भीग जाते हैं। हमारे यहाँ सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा। तो ये पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। और उस समय अपने मन को इतना, क्या कहते हैं उसको, मन इतना गर्वान्वित हुआ, अपने अंदर इतना मतलब खुशी हुई कि उनके नाम पे ही हमको जान रहा है। उतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा हो। परिवार के लोगों के साथ और आम आदमी के साथ तो उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार से आज भी यहाँ के लोग उनके नाम को याद करके रोते हैं। पढ़ाई चलती रही। कोलकाता विश्वविद्यालय से
हिंदी में स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में और सुरेंद्रनाथ कॉलेज से कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। जब वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज में थे तो छात्र राजनीति में पड़ गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन AISF से जुड़े, वर्ग प्रतिनिधि चुने गए और यूनियन की मैगजीन के हिंदी संपादक बने। लेकिन कुछ समय बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मोह भंग हो गया और उन्होंने राजनीति से तौबा कर ली। इसके बाद सुरेंद्र नौकरी की खोज में जुटे तो कुछ दिलचस्प किस्से हुए। पढ़ने में वो इतने तेज थे कि उनके साथ के छात्रों को लगता था कि अगर सुरेंद्र कहीं भी अर्जी लगाएंगे तो वो नौकरी उन्हें मिल जाएगी। इसलिए जैसे ही कोई विज्ञापन निकलता, दोस्त सुरेंद्र को घेर लेते और कहते कि वो इस नौकरी के लिए आवेदन ना करें, क्योंकि इस नौकरी की ज्यादा जरूरत अमुक दोस्त को है और उसके घर की हालत अच्छी नहीं है। बेचारे सुरेंद्र ने दोस्तों पर दया दिखाते हुए 4-5 नौकरियां छोड़ दी। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि नौकरी के लिए आवेदन सुरेंद्र ने दिया और दोस्तों ने सिफारिश लगवाई सुरेंद्र के पिताजी से। उनसे प्रार्थना की कि वो सुरेंद्र से साक्षात्कार में न जाने के लिए कहें, और सुरेंद्र भला पिताजी की बात कैसे टाल सकते थे। क्या आज के जमाने में आप किसी नौजवान से या उसके पिता से ऐसा कोई आग्रह कर सकते हैं? बहरहाल इतनी दया दिखाने के बाद सुरेंद्र की नौकरी लग ही गई। बैरकपुर के नेशनल कॉलेज में वो हिंदी के व्याख्याता बन गए थे। उन दिनों देश की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पत्रिका थी दिनमान। सुरेंद्र को इसका नया अंक आने का बेसब्री से इंतजार रहता। आते ही एक बैठक में पूरा अंक पढ़ जाते। इन्हीं दिनों दिनमान में एक विज्ञापन छपा। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में कुछ पत्रकारों की जरूरत थी। सुरेंद्र ने आवेदन कर दिया, लिखित परीक्षा भी पास कर ली और जब इंटरव्यू के लिए कंपनी के खर्चे पर रेलवे यात्रा करने का मौका मिला तो सुरेंद्र मुंबई घूमने के लिए इंटरव्यू के बहाने जा पहुंचे। इंटरव्यू लेने वाले थे समूह के सबसे रौबीले संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती। उनका खौफ कुछ ऐसा था कि दफ्तर में आ जाएं तो कर्फ्यू लग जाता। सुरेंद्र पहुंचे तो उन्होंने ही पहला सवाल दागा, आप नौकरी में हैं तो यहां क्यों आना चाहते हैं? सुरेंद्र का उत्तर भी उसी अंदाज में। बोले, ये नौकरी उससे बेहतर लगी। डॉक्टर भारती का अगला सवाल भी तोप के गोले जैसा, इसका मतलब यह है कि अगली नौकरी इससे बेहतर मिलेगी तो यह भी छोड़ दोगे? सुरेंद्र का उत्तर भी तमतमाया सा। बोले, बेशक छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहां नौकरी नहीं गुलामी करनी होगी। और धर्मवीर भारती ने उन्हें 10 मिनट इंतजार कराया, नियुक्ति पत्र थमा दिया। तो ये अंदाज था सुरेंद्र प्रताप सिंह का। प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर धर्मयुग में नौकरी तो शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिन बाद ही मन उचट गया। घर की याद सताने लगी। घर वाले नाराज थे। सुरेंद्र ने आगे चलकर कहीं पर कहा, मैं तो लौटना चाहता था लेकिन भारती जी ने रोक लिया। घर के सब लोग खफा थे। बाबूजी ने कहा, वापस आ जाओ, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जब चले गए मुंबई, बाबूजी मना करते थे कि सब मत जाओ, क्या करोगे, यहाँ कितना अच्छा तुम्हारा नौकरी है। जब भैया वहाँ चले गए, उसके बाद जाके वहाँ बहुत उदास रहने लगे थे और बार बार वहाँ से बोलते थे चिट्ठी लिख के। उस समय तो उतना चिट्ठी का ही था, चिट्ठी लिख के बोलते थे, बाबूजी हम चले आए, हमको दम मन नहीं लग रहा है सबके बिना। और जाते वक्त भैया बहुत रोए थे। हमको याद है जब भैया मुंबई जा रहे थे तो बहुत रोए थे। बहरहाल किसी तरह मन लग ही गया और ऐसा लगा
कि रेलवे की स्टेशन मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी। इलाहाबाद से एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में लिखा था कि आप इलाहाबाद चले आएँ और आकर के यहाँ स्टेशन मास्टर की नौकरी जो है ज्वाइन कर लें। मैंने सुरेंद्र को एक चिट्ठी लिखी कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है, अब तुम स्टेशन मास्टर बनना चाहोगे कि संवाददाता बनना चाहोगे, अब ये तुम पर निर्भर करता है। कहा कि आप इलाहाबाद जाएंगे, यहाँ ठीक है, बड़ा मजा है, बहुत गपसा ये होते हैं, इसलिए अब यही करते रहे। एसपी ने काम शुरू किया तो धर्मयुग में क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो गए। कड़क और फौजी अंदाज गायब, जिंदा और धड़कता माहौल। डॉक्टर भारती थोड़े परेशान हुए और उन्होंने सुरेंद्र का तबादला उन दिनों की जानी मानी फिल्म पत्रिका माधुरी में कर दिया। माधुरी में सुरेंद्र क्या गए, धर्मयुग में धमाल बंद, सन्नाटा पसर गया। इन्हीं दिनों सुरेंद्र का एक लेख छपा, खाते हैं हिंदी का, गाते हैं अंग्रेजी का। इस लेख ने वो धमाका किया कि चारों ओर सुरेंद्र के नाम की धूम मच गई। डॉक्टर भारती ने सुरेंद्र को वापस धर्मयुग में बुला लिया। बस इसके बाद सुरेंद्र सबके चहेते बन गए। मित्र मंडली ने प्यार से नाम रख दिया एसपी, और इसके बाद से सारी उम्र वो सिर्फ एसपी थे। जाने माने पत्रकार एमजे अकबर से इन्हीं दिनों एसपी की गाढ़ी दोस्ती हुई। इसकी एक वजह यह भी थी कि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। हमारी दोनों की पैदाइश हुई थी गंगा के इस पार उस पार। यह बंगाल में जो गंगा बहता है जिसका नाम हुगली है, मेरी पैदाइश हुई थी तेलनीपाड़ा में। और तेलनीपाड़ा का जो घाट था, उस घाट से अगर नदी पार करते, जो हम लोग हर वक्त करते थे, तो वो नदी शामनगर में, वो नौका शामनगर में रुकता था। और वहीं पर घाट के, मैं समझता हूँ एसपी का घर कोई 5-7 मिनट का होगा। और हम परिवार जो दोनों थे, दोनों को बहुत जान पहचान थी। इसी मंडली में बाद में धाकड़ पत्रकार उदयन शर्मा और ब्रॉडकास्टर इला शंकर गुहा जैसे लोग भी जुड़ गए। उन दिनों एसपी को मिलते थे हर महीने 467 रुपए। किताबों के कीड़े तो बचपन से ही थे, इसलिए आधी वेतन तो खर्च हो जाती थी किताबों पर, और बाकी शुरू के 15 दिनों में। बाद के 15 दिन कड़की रहती। एक एक जोड़ी कपड़े 15 से 20 दिन तक चलाते। छुट्टी होती तो दिन भर सोते। एक दिन एक दोस्त ने दिन भर सोने की वजह पूछ ली तो बोले, भाई जागूंगा तो भूख लगेगी और खाने के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। ये तब की बात थी जब एमजे अकबर और एसपी जुहू में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे। एसपी की पत्रकारिता पर हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में आगे। फिलहाल लौटते हैं एसपी के सफरनामे पर। 4-5 बरस बीते। इसी बीच आनंद बाजार पत्रिका से एक प्रस्ताव मिला हिंदी में शानदार साप्ताहिक निकालने का। एसपी ने शर्त रखी, पूरी आजादी चाहिए। और 1977 में देश ने साप्ताहिक रविवार की वो चमक देखी कि सारी पत्रिकाएं धूमिल पड़ गई। इसी दौरान 1982 में एसपी की मुलाकात हुई इंदौर में राजेंद्र माथुर से, जो उन दिनों नई दुनिया के प्रधान संपादक थे। पत्रकारिता के 2 शिखर पुरुषों की इस मुलाकात ने भारतीय हिंदी पत्रकारिता के एक नए अध्याय की नींव डाली। और 1985 में एसपी राजेंद्र माथुर के सहयोगी बन गए। उस समय राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक थे। वो एसपी को मुंबई संस्करण का स्थानीय संपादक बनाकर माया नगरी ले आए थे।
1991 में ये जोड़ी टूट गई जब 9 अप्रैल को राजेंद्र माथुर का अचानक निधन हो गया और उसके कुछ महीनों बाद एसपी ने भी नवभारत टाइम्स से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद एसपी ने देव फीचर्स, टेलीग्राफ और इंडिया टुडे होते हुए दूरदर्शन पर आज तक के पहले संपादक की जिम्मेदारी संभाली। नमस्कार, आज तक में आज की घटनाएं। इसके जरिए उन्होंने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में किसी टेलीविजन एंकर संपादक को शायद ही कभी ऐसी लोकप्रियता नसीब हो। अपने आखिरी सफर पर जाने से पहले तक वो इसी पद पर रहे। एसपी की याद में कई साल से पटना में एक कॉलेज चल रहा है। कॉलेज के छात्रों ने एसपी को कभी नहीं देखा, लेकिन एसपी उनके दिलों में एक हीरो की तरह हैं। उद्घाटन समारोह में देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लेखक, पत्रकार, संपादक, राजनेता सब आए और सबने सराहा कि एसपी के नाम पर जो ये संस्था खुली है और उनके अनुरूप, उनके मूल्यों के अनुरूप, उनके उद्देश्य के अनुरूप, जैसा वो चाहते थे पत्रकारिता को दशा दिशा हो, उसके अनुरूप ये संस्था काम करे, यही संकल्प उन लोगों ने हम लोगों को स्मरण कराया था। शिक्षक भी आते हैं, वो सुरेंद्र जी का नाम जरूर लोगों से लेते हैं, छात्रों से, नई पीढ़ी से लेते हैं। तो एक सुरेंद्र जी के नाम और सुरेंद्र जी के काम का स्मरण हम लोग इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बराबर कर रहे हैं। निर्मलेंदु उन लोगों में से एक हैं जिन्हें वर्षों तक एसपी के बेहद करीब रहने का मौका मिला। यादों के इस खजाने को उन्होंने एक शानदार किताब की शक्ल दी है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि एक बात कि निर्मल, जीवन में कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हारी जो ईमानदारी है वही तुम्हें अंततः पे करेगी, इसको बना के रखना। आज मैं जहाँ भी हूँ, मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे काम नहीं सिखाया, लेकिन वो जो हर व्यक्ति को फ्रीडम देते थे काम करने के लिए, उनको जो एक तरह से प्रभावित करते थे, उससे लोग सीख जाते थे। एसपी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार में निकट संबंधियों के अलावा देश के करोड़ों लोग शामिल हैं। परिवार के लोग एसपी के प्रति लोगों का ये प्यार देखकर अभिभूत हैं। भैया मेरे लिए आज भी जीवित है और उनको हम जीवित ही समझते हैं। हर रक्षाबंधन में उनको राखी बांधते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं भैया को। बस भैया तो मेरे पिता समान थे, भैया नहीं थे। उनको पिता के रूप में ही देखे और उनकी कमी को शब्द में तो बयान नहीं कर सकते। पुत्र के नाते सुरेंद्र जी का ये प्रयास होता था कि माँ, तुम्हारे लिए फल और सब्जी, दूध के लिए मैं अलग से प्रबंध करना चाहता हूँ, मेरी भी जिम्मेवारी है। और प्रत्येक माह, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुरेंद्र जी अपने माता जी के लिए कुछ राशि भेजा करते थे, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य या प्रोटीन युक्त दवा के लिए। इसके लिए वो प्रबंध करते थे सुरेंद्र जी कि हमेशा बहन के यहाँ फ़ोन करना। अचानक रात में फ़ोन कर दिया, उन्होंने भोजपुरी भाषा में बहन से बोला करते थे, का सो गेलू, खा गेलू, का खैलू, ये सब उस तरह से पूछते रहते थे बड़ा सहजता में। तो ये जो उनकी जीवन की खूबसूरती थी, इसको हम लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एसपी की धुआंधार पत्रकारिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पत्रकारिता में 25 बरस की पारी कोई बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन इस पारी में एसपी ने वो कीर्तिमान कायम किए जिन्हें हासिल करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। पत्रकारिता के इन 25 वर्षों में करीब 17 बरस तक मैंने भी उनके साथ काम किया। पहले प्रिंट में उन्होंने देश को एक अद्भुत रूप दिखाया और उसके बाद टेलीविज़न पत्रकारिता के महानायक बन बैठे। सिर्फ 22 महीने की इस पत्रकारिता ने उन्हें मुल्क में अमर बना दिया।
प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको एसपी के शिक्षक से पत्रकार बनने की कहानी बता चुके हैं। धर्मयुग और माधुरी से शुरुआत कर जब एसपी ने रविवार का पहला अंक निकाला तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। इसकी कवर स्टोरी थी रेणु का हिंदुस्तान। उस दौर की राजनीति, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और सरोकारों पर फोकस रविवार के अंक एक के बाद एक धूम मचाते रहे। ये मैगजीन आवाम की आवाज बन गई थी। बोलचाल में लोग कहा करते थे कि ये मैगजीन नेताओं और अफसरों को करंट मारती है। पक्ष हो या प्रतिपक्ष, एसपी ने किसी को नहीं बख्शा। खोजी पत्रकारिता का आलम यह था कि अनेक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बलि इस पत्रिका की समाचार कथाओं ने ले ली थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे ही नेताओं को भनक लगती कि इस बार का अंक उनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहा है, तो सभी बुक स्टॉल से मैगजीन गायब करा दी जाती और तब एसपी दोबारा मैगजीन छपाते और खुफिया तौर पर वो अंक घर घर पहुंच जाता। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजादी के 30-35 साल बाद के भारत की। एसपी के दोस्त और जाने माने पत्रकार एमजे अकबर उन दिनों को याद करते हैं। एक तो जो कन्वेंशनल पत्रकारिता थी उस जमाने की, वो एक ऐसे टाइप की पत्रकारिता थी, लिटरेरी टाइप की। अब हम लोग के सारे जहन में पॉलिटिक्स उत्तम एक प्राथमिकता रखती थी और वो उस जमाने के मूड के साथ बहुत ज़बरदस्त घुल मिल गया। तो हम जो थे वो नए वर्ग की आवाज़ बन गए। यूं तो एसपी भाषण देने से परहेज करते थे, लेकिन जब उन्हें बोलना ही पड़ जाता तो पत्रकारिता के पेशे की पवित्रता हमेशा उनके ज़हन में होती। जितना लोगों को आप आतंकित कर सके उतने ही बड़े आप नेता हैं। पहले आप इस देश की जनता को आतंकित करना चाहते हैं और जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, आप हमें भी आतंकित करना चाहते हैं। पत्रकारों की प्रामाणिकता उनकी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर थी। ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आज पत्रकारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छोटे शहरों में चले जाइए तो पाएंगे कि पत्रकार की इमेज अब पुलिस वाले की होती जा रही है। लोग उनसे डरते हैं। इस इमेज को तोड़ना पड़ेगा। आज पत्रकारिता के जरिए कुछ लोग अन्य सुविधाएं हासिल करने में लगे हैं, इसलिए पत्रकारों में चारित्रिक गिरावट आई है। पर यह गिरावट समाज के हर अंग में आई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पत्रकार रहते हुए नेतागिरी करते हैं और नेता बनने के बाद पत्रकारिता। दरअसल पत्रकार कोई देवदूत नहीं होता, उनमें बहुत सारे दलाल घुसे हुए हैं और यह भी सच है कि समाज के बाहर रहकर पत्रकारिता नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है कि समाज तो भारत का हो और पत्रकारिता फ्रांस की हो। एसपी के तेवर और अंदाज ने नौजवान पत्रकारों को उनका दीवाना बना दिया था। उन दिनों हर युवा पत्रकार रविवार की पत्रकारिता करना चाहता था। सुरेंद्र जी ने पहली बार रविवार को ताकत के रूप में इस्टेब्लिश किया और वो ताकत ऐसी बनी कि रविवार की लिखी रिपोर्टों के आधार पर मंत्रियों के इस्तीफे हुए, कई मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हुए। सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसा संपादक ही ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा दे सकता था या ऐसी पत्रकारिता को सींच सकता था। इसीलिए वो दौर हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इन्हीं दिनों घटनाक्रम बदला। राजेंद्र माथुर ने 1982 में नई दुनिया के प्रधान संपादक पद से इस्तीफा दिया और नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक पद की जिम्मेदारी संभाली। देखते ही देखते अखबार उनके आभा मंडल से चमकने लगा। अखबार की भाषा, नीति और लेआउट में निखार आया। ये वही दौर था जब जाने माने पत्रकार और संपादक प्रभाष जोशी ने
जनसत्ता के जरिए एक नए किस्म की पत्रकारिता की मशाल जलाई थी। अखबारों और मैगजीन पढ़ने वाले लोग रविवार, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता की चर्चा करते थे, उनके संपादकीय बहस छेड़ा करते थे। यहां तक कि देश में संपादक के नाम पत्र लिखने वालों का एक आंदोलन खड़ा हो गया था। वैचारिक पत्रकारिता का वो स्वर्ण काल था। 3 बड़े संपादक अपने अपने अंदाज में भारतीय हिंदी पत्रकारिता को आगे ले जा रहे थे। एसपी को लगा कि साप्ताहिक पत्रकारिता की तुलना में दैनिक पत्रकारिता के जरिए वो अपने को बेहतर ढंग से संप्रेषित कर पाएंगे और राजेंद्र माथुर ने उन्हें मुंबई नवभारत टाइम्स का स्थानीय संपादक बनाकर मुंबई भेज दिया। एसपी ने परंपरागत ढर्रे पर निकल रहे अखबार की काया पलट कर दी। एसपी सिंह ने हिंदी समाचार जगत को एक भाषा दी, एक सोच दिया, एक दृष्टि दी। तो मैं समझता हूँ ये बात बहुत बड़ी होती है किसी भी पत्रकार के लिए कि उसको इस रूप में याद किया जाए। आज नहीं तो कल एसपी सिंह को इस रूप में याद किया जाएगा। जब भी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा उसमें एसपी सिंह के योगदान को मुझे नहीं लगता भुलाया जा सकेगा। साल भर बाद सुरेंद्र प्रताप सिंह अखबार के कार्यकारी संपादक के तौर पर दिल्ली में अपनी पारी शुरू कर चुके थे, लेकिन मुंबई छोड़ने से पहले माया नगरी में बड़े पर्दे के लिए एसपी ने अद्भुत काम किया। जाने माने फिल्मकार मृणाल सेन की फिल्मों के लिए पटकथा लेखक के तौर पर हाथ आजमाए। SP and I, we met many times. What I found most satisfying and most fascinating about him is that he was not only a good talker, a wonderful talker, and a prolific writer, he was also a patient listener, the man of wisdom, a man of profound understanding, an unfailing analyst. If now we have to communicate to him, all that we have to do is to pull out the tapes from the archives and watch him face to face, live and vibrant. गौतम घोष की फिल्में महायात्रा और पार भी उन्होंने लिखी, लेकिन सराहना मिली पार से। इस फिल्म को अनेक पुरस्कार मिले। एसपी के डायलॉग कितने ताकतवर होते थे, इसका नमूना यहां पेश है। सरकार का काम है कानून बनाना, तो सरकार कानून बना देती है, लेकिन कानून लागू होता है या नहीं होता है ये देखना भी सरकार का काम है। ठीक, लेकिन देखता कौन है? कितना महीना हुआ रे? चौथा चल रहा है। बाप रे, कैसी औरत है रे तू? पेट में 4 महीना का बच्चा और सुबह से निर्जला एकादशी। बड़ा जतन करना पड़ता है रे। खा ले। अपने तो कर्म ही फूटे बहनी, भगवान दुश्मन को भी बांझ न बनाए। अब तो इस शरीरों में कुछ नहीं बचा। जब तक शरीर रहे डोलते रहते थे, अब अचानक गांव खेती का ख्याल आने लगा है। अब तो बात बात पर कहते हैं घर में लड़का बच्चा है, खेती बाड़ी है, उनका ब्याह शादी है। हरदम वही लोग की चिंता रहती है। गांव जाते हैं ना बहनी तो लौटने का नाम है नहीं लेते। और यहाँ जी औरत के मर्द नहीं ना, उनका 2 जून रोटी भी नसीब नहीं। कोयला वेला चुन के किसी तरह से काम चल जाता है। अफसर लोग आए हैं, बताओ इनका। क्या बताएंगे? ये घर जलाकर राख कर दिया। हमारा लड़का और मर्द का तो पता ही नहीं चला।
हमको काहे नहीं मार डाला? तो स्क्रिप्ट मैंने सुना है एसपी को बोलता हूँ इसको डायलॉग हम लिखो because I can't write in Hindi. So my script was in English, the entire description, short description, and the dialogues were in Bengali. So मैंने एसपी को बताया तू एक काम कर, इसको ट्रांसलेट मत कर, because you know Bihar, you lived in that jute mill area. I want those nuances, which will be a very sort of credible for the characters. So that SP has done a wonderful job. एसपी की नई भूमिका और राजेंद्र माथुर जैसे दिग्गज संपादक का मार्गदर्शन अखबार में क्रांतिकारी बदलाव की वजह बना। लखनऊ, जयपुर, पटना और मुंबई संस्करणों की पत्रकारिता से लोग हैरान हो गए। वो दिन देश के राजनीतिक इतिहास में उथल पुथल भरे थे। जाहिर है पत्रकारिता भी अछूती नहीं थी। दोनों संपादक मिलकर वैचारिक और मजबूत रीढ़ वाली पत्रकारिता का नमूना पेश कर रहे थे। एसपी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो समाचार की तह तक जाते थे, और जब वो तह में जाते थे तब ये नहीं देखते थे कि इससे किसका भला हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। तो लीक से हटकर अगर किसी व्यक्ति ने कभी भी आगे साहस किया है तो उसमें एसपी का सानी नहीं है। वो एक बहुत बड़े युग दृष्टा थे, और जिस वक्त पत्रकारिता इतनी फैली पनपी न थी तब उन्होंने बहुत ही युगांतरकारी काम किया, बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल काम किए। हिंदी न्यूज़ पत्रकारिता जिसको कहें, हिंदी की समाचार पत्रकारिता, ये उन्होंने शुरू की। उसके पहले की हिंदी पत्रकारिता तो छायावादी थी, साहित्य की थी, सॉफ्ट थी और अनुवाद की थी। उन्होंने ओरिजिनल हिंदी जर्नलिज्म को न सिर्फ हिंदी अखबारों में शुरू किया बल्कि टेलीविज़न में शुरू किया। पत्रकारिता में आने की प्रेरणा मुझे तो शुद्ध रूप से एसपी सिंह की रविवार वाली पत्रकारिता से मिली। सिंह और माथुर की जोड़ी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी कि अचानक 9 अप्रैल 1991 को दिल का दौरा पड़ने से राजेंद्र माथुर का निधन हो गया। पत्रकारिता के लिए बड़ा झटका। इन दिनों पत्रकारिता पर तकनीक और बाजार के दबाव का असर दिखने लगा था। एसपी ने इन दबावों से मुकाबला जारी रखा। वो पत्रकारिता में बाजार के दखल को समझते थे, लेकिन पत्रकारिता के मूल्य और सरोकार उनके लिए सर्वोपरि थे। नतीजा, अगले साल अखबार से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद एसपी ने स्वतंत्र पत्रकारिता का फैसला किया और देश ने एसपी के गंभीर लेखन का एक नया रूप देखा। एक के बाद एक तमाम अखबारों में उनके लेख छपते और चर्चा का विषय बन जाते। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनके लेखों ने लोगों को झकझोर दिया। सिलसिला चलता रहा। एसपी अपने लेखन को एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच कपिल देव ने उनसे देव फीचर्स को एक नया रूप देने का अनुरोध किया। हालांकि यह पूर्णकालिक काम नहीं था, मगर एसपी ने थोड़े ही समय में उसे शानदार न्यूज एंड फीचर एजेंसी में तब्दील कर दिया। इसके बाद संक्षिप्त सी पारी टाइम्स टेलीविजन के साथ खेली। यहां उन्हें टेलीविजन मीडिया की बुनियादी बातें जानने का मौका मिला। एसपी के काम का ही परिणाम था कि वो एक प्रस्ताव स्वीकार कर काम शुरू करते और दूसरा प्रस्ताव आ जाता। इसी कड़ी में द टेलीग्राफ के राजनीतिक संपादक पद पर काम करने का न्योता मिला। यहां भी एसपी ने निष्पक्ष पत्रकारिता की शर्त पर काम करना स्वीकार किया। आज के दौर में शायद ही कोई संपादक नौकरी से पहले इस तरह की शर्त रखता हो। वो अपने वेतन और अन्य सुविधाओं की शर्त तो रखता है, लेकिन निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता की आज़ादी की बात
नहीं करता। अपनी नीति और समर्पण के चलते ही एसपी को इंडिया टुडे के सभी क्षेत्रीय संस्करणों के संपादन का प्रस्ताव मिला। हर बार की तरह एसपी ने अपनी शर्तें रखी। शर्तें मान ली गईं और उन्होंने काम संभाल लिया। इंडिया टुडे में उनके कॉलम मतांतर और विचारार्थ बेहद लोकप्रिय थे। इसके अलावा बीबीसी पर भारतीय अखबारों में प्रकाशित खबरों की समीक्षा का कॉलम भी शुरू हुआ। ये कॉलम इतना लोकप्रिय हुआ कि अनेक अखबारों में उनकी समीक्षा सुनकर खबरों की नीति तय की जाने लगी थी। ये भी अपने तरह का अनूठा उदाहरण है। दिन अच्छे कट रहे थे। उन दिनों दूरदर्शन ही भारतीय टेलीविजन का चेहरा था। विनोद दुआ के लोकप्रिय समाचार साप्ताहिक परख और सिद्धार्थ काक की सांस्कृतिक पत्रिका सुरभि अपने प्रयोगों के जरिए दर्शकों में अपनी पहचान बना चुकी थी। अलबत्ता निजी प्रस्तुतकर्ताओं को दैनिक समाचार पेश करने की अनुमति अभी नहीं मिली थी। चंद रोज बाद विनोद दुआ को शाम का दैनिक बुलेटिन न्यूज वेव पेश करने का मौका मिला। भारतीय टीवी पत्रकारिता में ये एक ऐतिहासिक कदम था। कुछ दिनों बाद यह बुलेटिन बंद हो गया और इंडिया टुडे समूह को एक प्रस्ताव मिला। इसके आगे की कहानी मीडिया की जानी मानी शख्सियत मधु त्रेहान की ज़बानी, जो उन दिनों समूह के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एंकरिंग के लिए कोई मतलब कोई सेट नहीं था, तो किसी ने बताया था, किसी ने सजेस्ट किया एसपी सिंह का नाम इंडिया टुडे में किसी ने, तो वो मुझे मिलने आए और मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई क्योंकि वो बहुत आराम से बोलते थे, पर जो बोलते थे उसमें बहुत गहरा मतलब होता था। और फिर जब हमने उनसे पूछा कि करेंगे, वो भी मान गए और बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि वो नए मीडियम में कर रहे थे। उनकी जो गहराई थी, समझ थी, सोच थी। कई लोग कहते हैं जो ये चैनल्स चलाते हैं कि कोई भी होए हम उनको बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कोई आदमी नहीं है जिसको रिप्लेस नहीं कर। एसपी सिंह मैं कहूँगी, एसपी सिंह इज़ इररिप्लेसेबल, उनके जैसे कोई आदमी नहीं है। नमस्कार, आज तक में आज की घटना। थोड़े ही दिनों में आज तक की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत में एसपी को टेलीविजन के लायक नहीं बताया जा रहा था, लेकिन बाद में जब कभी एसपी एक दिन के लिए भी अवकाश लेते तो दर्शक बेचैन हो जाते। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ उनकी लोकप्रियता समान थी। एसपी सिंह तो आए हैं, पत्रकार हैं, हाँ, लेकिन उनका जो एक्सपर्टीज है, जो पॉलिटिकल सेंस है, सोशल सेंस है, लीडर होकर उन्होंने देते हैं। लेकिन आप लोग जिन लोग न्यूज़ करते हैं वो तो यू आर वेरी यंग। मुझे बहुत ही पसंद आया, ये एक ट्रेंड है। श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह बौद्धिक दृष्टिकोण से और साधारण ज्ञान की भी दृष्टिकोण से वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। ये भी एक कारण है कि बहुत सारे जो देखने वाले हैं कि 10 बजे की प्रतीक्षा में रहते हैं। जो न्यूज़ का प्रेजेंटेशन है और ख़ासकर श्री एसपी सिंह का, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपका जैसा एसपी सिंह जो है बहुत अच्छा, बहुत उत्सुक से खबर पेश करता है, स्वास्थ्य दे रहा है, तो बहुत अच्छा है प्रेजेंटेशन। खास बात यह है कि एक दृष्टि है, एक पत्रकार की दृष्टि है, जो आदमी कर रहा है और उसको शो को देख के ही लगता है कि पुराना संपादक है। मिस्टर एसपी सिंह को जो कि इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इतने अच्छे डाउन टू अर्थ इनका जो है नज़रिया है हर चीज़ की तरफ, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। एक दिन देश भर में यह खबर फैली कि सारे गणेश मंदिरों में गणेश जी दूध पी रहे हैं। फिर क्या था, दफ्तरों में सन्नाटा छा गया।
अंधविश्वास के कारण लाखों लीटर दूध बह गया। एसपी ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की और पोल खोल कर रख दी। देखिए इस बुलेटिन का एक हिस्सा। आज पूरे दिन देश जिस घटना की चर्चा में डूबता तरता रहा, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? दिल्ली के पूसा गेट के पास अपनी जूते की दुकान चलाने वाला ये दूलीचंद आर्य भी आज मंदिर में भगवान को दूध पिलाने गया और लौटकर उसने अपनी समझ से इसका हल निकाल लिया। दिमाग में मेरा टेंशन हो गया कि आखिर हमने जो है थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो इसका कारण क्या है। तो मैंने फिर यहाँ आकर के मैं देखता हूँ, देखिए मेरी तिपाई भी पानी पिया, दूध पिया, तो फिर मैंने पिलाना शुरू कर दिया यहाँ पर आकर के। फिर मैंने ऐसे पिलाया, ऐसे 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 पिलाना शुरू कर दिया, तो कुछ नीचे गिरने लगा, बाकी जो पीने लगी है तो पूरी चम्मच पी गई। ये सरफेसेस गीली सरफेसेस हैं। जैसे ही हम चमचे को लगाते हैं इस सरफेस के साथ, मुंह के साथ, या अभी जैसा आपने मोची के उसमें देखा, जैसे ही हम लगाते हैं वैसे ही पानी की एक नाली सी बन जाती है। इस नाली में धीरे धीरे वो पानी खिंच करके या दूध खिंच करके वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे चमत्कारों के पीछे एक खास वजह है। लोगों का धर्म से विश्वास उठता सा जा रहा है, तो ऐसा होना ही था कि धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इसके ऊपर स्ट्राइक बैक करें। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ऐसा सोचा कि उन्होंने ये फिनोमेना कभी नोटिस किया होगा और कि ऐसा होता है, और यदि ऐसा किया जाए तो ऐसा चमत्कार सा लगेगा। ये भगवान का चमत्कार है या विज्ञान का, इस पर बहस चलती रहेगी, लेकिन सिर्फ इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आस्था और विश्वास कहीं विज्ञान को पीछे ना धकेल दें। आज सबसे ज्यादा चर्चा ये थी कि ये खबर आग की तरह देश भर में फैली कैसे। यह किस इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से संभव हुआ? जितने मुंह उतनी बातें। प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों में अपनी साख, अपनी पहचान इतनी ज़बरदस्त बनाई थी कि आज जब कभी हम याद करते हैं तो इन दोनों व्यक्तित्वों को अलग करके देख नहीं सकते हैं, और इनके बिना प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई अस्तित्व आज की तारीख में हो सकता है, ये भी हमको असंभव लगता है। एसपी ने 1996 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद केंद्रीय बजट पर अपने खास सीधे प्रसारण के जरिए घर घर में अपनी जगह बना ली थी। अभी हम लोग बात करेंगे मेरे सहयोगी। अच्छा ठीक है, अभी है वहाँ पे वाजपेयी जी या थोड़ी देर बाद आ रहे हैं? तब तक मैं फिर यही बातचीत को चालू रखता हूँ। मैं अभी और भी बातचीत करूँ, उससे पहले सिर्फ एक क्विक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। उनकी बेबाक टिप्पणियां लोगों का दिल खुश कर देती। इसी बीच उपहार सिनेमा में लगी आग के कवरेज ने दर्शकों का ध्यान खींचा, लेकिन ये पूरी दास्तान हम आपको इसी प्रोग्राम में आगे दिखाएंगे। पत्रकार अनुराधा भी अपने पत्रकारिता के प्रशिक्षण काल में एसपी के संपर्क में आई और उनके लेखन को एक किताब की शक्ल दे डाली। अनुराधा का यह संकलन 1975 से लेकर 95 तक की घटनाओं पर शोध करने वालों के लिए बड़े काम का है। ये किताब तैयार करने के दौरान जब उनके सारे आलेखों को मैंने एक साथ पढ़ा, लगातार क्रमवार पढ़ा, तो मुझे लगा कि एसपी के लिखने में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल दृष्टि उनकी बहुत पैनी थी और उनका स्टैंड भी हमेशा रहता था, वो लेते थे, और पॉलिटिकल और सोशल दोनों एंगल्स को साथ लेकर, और वो बहुत सपाट ढंग से, बहुत सरल भाषा में एक स्थिति को बयान करते थे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। एसपी ने कुछ इसी अंदाज में अचानक हमारे बीच से विदाई ले ली। देखेंगे एक ब्रेक के बाद। यूं तो जीने वाले 100 बरस भी जीते हैं, और जब जाते हैं तो पड़ोसी भी याद नहीं करता। लेकिन एसपी की आधी सदी से भी कम के सफर ने वो काम कर दिखाया जो हमेशा याद रहेगा। उनके चले जाने से भारतीय हिंदी पत्रकारिता का एक रीढ़वान संपादक चला गया। एक नज़र इस अप्रिय दास्तान पर।
उस दिन की शक्ल बड़ी मनहूस थी। उपहार सिनेमा में लगी आग ने दिल्ली को झकझोर दिया था। मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। कवरेज में लगे कैमरे एक के बाद एक दर्दनाक कहानियां उगल रहे थे। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के हादसे से आज राजधानी ही नहीं पूरा देश भी उबर नहीं पाया। इस अग्निकांड के सिलसिले में आज पुलिस ने सिनेमा घर के 4 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया। 5 बिजली अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए। दुर्घटना के कारणों की बाकायदा जांच भी शुरू हो गई। हादसे में मारे गए लोगों के परिजन आज बिलखते रहे और 16 घायलों की हालत नाजुक बनी रही। एसपी अपने दफ्तर में सहयोगियों को बुलेटिन के लिए निर्देश दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस हादसे ने हिला दिया था। सुरक्षा तंत्र की नाकामी से अनेक घरों में भरी दोपहरी अंधेरा छा गया था। हर मिनट खबर का आकार और विकराल हो रहा था। एसपी ने तय किया कि पूरा बुलेटिन इसी हादसे पर केंद्रित होगा। आज बाकी खबरों को छोड़ते हुए पूरा बुलेटिन इसी हादसे पर तैयार किया है। बुलेटिन क्या था? दर्द भरी दास्तानों का सिलसिला। आप भी देखना चाहेंगे इस ऐतिहासिक बुलेटिन के कुछ हिस्से? जिंदगी और मौत के बीच झूल रही 4.5 साल की मेधा को अभी पता नहीं कि उसे अब अपनी मां की गोद फिर कभी नसीब नहीं होगी। एम्स में दाखिल कराए गए 38 लोगों में से 11 की हालत अभी तक नाजुक है। घायलों के दिलो दिमाग पर अभी तक कल के हादसे की दहशत हावी है। आज दिन भर मृतकों के रोते बिलखते परिजन अंतिम संस्कार करते रहे। कल खुशी खुशी सिनेमा देखने गए लोगों के इन परिवारों को क्या पता था कि न तो अब उनकी चिट्ठी आएगी, न कोई संदेशा आएगा और न ही वे खुद लौट कर आएंगे। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना किसे खबर थी कि ये कभी घर नहीं आएंगे। संदेशा आया भी तो मौत की मनहूस खबर का, रह गए तो वो खुद और उनका बेटा। चली गई ना, 2 बच्चे और रह गई अपने भाई ने। आयो ना नाल एसपी अपने को संभाल न पाए। जिंदगी की क्रूर रफ्तार पर व्यंग करते हुए जैसे तैसे बुलेटिन खत्म किया और ऑफ एयर होते ही फूट फूट कर रो पड़े। जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चल, जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चल, जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है। उनके चाहने वालों के लिए एसपी का ये नया रूप था। अब तक उनके दिमाग में एसपी की छवि एक सख्त और मजबूत संपादक पत्रकार की थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एसपी अंदर से इतने नरम, भावुक और संवेदनशील थे। उस रात एसपी सो न पाए और सुबह होते होते उन्हें ब्रेन हेमरेज होने की खबर जंगल में आग की तरह देश भर में फैल गई। अस्पताल में उनके चाहने वालों का तांता लग गया। प्रशंसकों के फोन अगले कई दिन तक दिन रात व्यस्त रहे। देश भर से एसपी के चाहने वाले उनकी तबीयत का हाल जानना चाहते थे। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अस्पताल में ही डेरा डाल लिया था। हर पल उन्हें इंतजार रहता कि डॉक्टर अभी आएंगे और उनके अच्छे होने का समाचार देंगे, लेकिन ये ना हुआ। एक के बाद एक दिन गुजरते रहे। एसपी
होश में नहीं आए। और आखिर वो दिन भी आ पहुंचा जब एसपी अपने उस सफर पर चल दिए जहां से लौटकर कोई नहीं आता। आती हैं तो सिर्फ यादें। उनके अंतिम सफर में शामिल हर शख्स उनकी देह के पंच तत्वों में विलीन होने से पहले तक एक झूठे ख्याल को जगह देता रहा कि काश ये खबर गलत साबित हो जाए। नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि मेरे लिए तो ये शर्म की बात है कि मैं जिंदा हूँ और मेरे सारे मित्र लोग गए। हिंदी पत्रकारिता में एक नई धारणा की जो उन्होंने शुरुआत की थी रविवार से, उसका इम्पैक्ट सारे हिंदी पत्रकारिता पर हुआ है। वो तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात थी, मेरे महत्वपूर्ण बात थी, एसपी बहुत ईमानदार आदमी। उनके इस अचानक देहावसान से हम सब लोगों को बहुत दुख हो रहा है। उसके साथ काम करके लगता ही नहीं था कि हम काम कर रहे हैं, तो दोस्त की तरह टीम में शामिल हो जाते थे। हिंदी पत्रकारिता को इतना बड़ा झटका लगा है जो शायद राजेंद्र माथुर की मृत्यु के बाद सबसे गंभीर है। बल्कि एक अर्थ में ये और भी घातक इसलिए है कि एसपी सिंह ने ये सिद्ध कर दिया था कि टीवी पत्रकारिता के माध्यम में एक हिंदी वाला व्यक्ति क्या कर सकता है। वो खबरों को खबरों की तरह पढ़ता था, मगर उसको आंखों की चमक, उसकी आवाज़ का चढ़ाव उतार, कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर जोर नहीं देना है, कहाँ पर सपाट बयानी करनी है, कहाँ पर वाणी में थोड़ा सा व्यंग भर लेना है, कहाँ पर थोड़ा मुस्कुरा देना है, और फिर कहाँ पर आंख चमक जाए। इन सब चीज़ों से वो खबर को इतना जिंदा बना देता था, इतना जीवित बना देता था, इतना जीवनमय बना देता था कि वो हमसे सीधे आकर जुड़ जाती थी। लाखों लोगों को लगा कि उनके अपने घर का एक सहयोगी नहीं है, वो चला गया है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी हिंदी भाषी पत्रकार को इतना सम्मान मिला होगा, इतनी श्रद्धांजलि मिली होगी, इतने आंसू उसके लिए बहे होंगे जितने सुरेंद्र के लिए बहे। उनका निधन सुन के बहुत अफसोस हुआ और हमें उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी जल्दी उनका निधन हो जाएगा, और हमें दुख भी बहुत हुआ। हम उनका प्रोग्राम हमेशा देखते थे और इतने दिन से नहीं आ रहा था प्रोग्राम में, तो हमें चिंता हो रही थी कि ऐसा क्यों है। ऐसा जैसे सूनापन लग रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है, और ऐसा कोई हम लोग इन्वॉल्व हो गए उसकी बातचीत में, सुनने को कान जैसे तरसता हो, तो उसकी कमी खल रही है और शायद खलती रहेगी। एसपी की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके देहावसान की खबर सुनते ही हर मीडिया हाउस में सन्नाटा छा गया। पत्रकार, संपादक, राजनेता, अधिकारी, छात्र, प्राध्यापक और तमाम वर्गों के बुद्धिजीवी सदमे में थे। उस दिन हर प्रसारण केंद्र ने
एसपी के निधन की खबर को जिस तरह स्थान दिया वो बेमिसाल है। आप भी देखिए एसपी के जाने के बाद मीडिया ने किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रख्यात पत्रकार और आज तक के प्रस्तुतकर्ता श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह का निधन। 49 वर्षीय एसपी सिंह को 13 दिन पहले ब्रेन हैमरेज हो गया था। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। तब से वे लगातार कोमा में थे। सुरेंद्र प्रताप सिंह आखिर हम सबका साथ छोड़ गए। उनका लंबा चौड़ा परिवार भी अपने को अनाथ महसूस कर रहा है। फिलहाल की तरफ से एक श्रद्धांजलि। पत्रकारिता की एक धारा बन चुके एसपी सिंह को जी नेटवर्क की श्रद्धांजलि। Man who inspired a generation of Hindi journalists. He will be remembered, loved and respected by all of us at NDTV and Star News. आप एक खिलखिलाते इंसान के सिर पर रातों रात गंभीरता का बोझ नहीं लाद सकते। एक इमोशनल व्यक्ति को मशीनी पुर्जा नहीं बना सकते। एसपी के साथ यही घटा। हम 70 के दशक के गिरोह के लोग एसपी को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हम सब एसपी को प्यार करते हैं। हमने समाचार जगत का एक ईमानदार और प्रतिबद्ध पत्रकार खो दिया है। उनकी विशिष्ट शैली और समाचार प्रस्तुतिकरण का ढंग दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ता था। एसपी ने पहले अपनी कलम और बाद में टीवी पर अपने बुलेटिन के जरिए पाठकों और दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। क्या किसी पत्रकार को समाज की तरफ से इस तरह की विदाई आपने देखी है? एसपी अब नहीं है, लेकिन अपनी पत्रकारिता की वजह से वो इस देश के करोड़ों दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे। प्रिंट और टेलीविजन में अपनी पत्रकारिता से एक नया अध्याय रचने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह पर यह था उनकी नज़र उनका शहर का खास एपिसोड। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।